गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में श्वास नली ट्रेकिया की जो बात की थी, उस ट्रेकिया के भाग देखे थे। आज हम थोड़ा सा उसी में और आगे बढ़ने वाले हैं। श्वास नली में थोड़ा और आगे हम देखने वाले हैं। तो जो हमने कल हेडिंग डाली थी श्वास नली, उसी में थोड़ा और आगे समझने वाले हैं। चलो, श्वास नली ट्रेकिया की अगर हम बात करें तो ट्रेकिया में श्वास नली का ही दूसरा नाम है वायु नलिका। श्वास नली को ही क्या नाम दिया है? वायु नलिका। क्योंकि इस पाइप से, ट्रेकिया पाइप से श्वास या वायु का आदान प्रदान होने वाला है, इसी कारण इसका नाम ही क्या रख दिया है? वायु नलिका। दूसरी बात करें तो ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली कंठ से लगाकर पांचवी कशेरुकी तक फैली है। कंठ से लगाकर, ग्रसनी से लगाकर ये जो श्वास नली है, ये कहां तक फैली है? फिफ्थ कशेरुकी तक फैली हुई है। मतलब ये श्वास नली जो शुरुआत होती है यहाँ कंठ से, फेरिंग्स से, ये श्वास नली वक्ष रीजन में आती है और इस वक्ष रीजन में ये आकर पांचवी कशेरुकी से दो भागों में बढ़ जाती है। मतलब पांचवी कशेरुकी तक यहां से आ गई है पांचवी कशेरुकी। जो वक्ष रीजन है, ये क्षेत्र कौन सा है? वक्ष रीजन। ये वाला क्षेत्र, चेस्ट वाला क्षेत्र वक्ष रीजन में, ये कहां से आई है? कंठ से आकर कहां तक गई है? पांचवी कशेरुकी, हमारी रीढ़ की हड्डी में कशेरुकी दंड में पांचवी कशेरुकी तक फैली हुई है ये, कंठ से लगाकर। कौन? श्वास नली। और श्वास नली जो होती है ये सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ये श्वास नली कैसी है? सीधी। तो कंठ से लगाकर कहां तक फैली है? पांचवी कशेरुकी तक ये फैली होती है वक्ष रीजन में। चलो आगे बात करें इसमें और आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति पर लगे होते हैं, क्या लगा होता है? म्यूकस व सिलिया। ये समझ लेते हैं। इसकी आंतरिक भित्ति पर अंदर की तरफ इसमें लगे होते हैं म्यूकस। म्यूकस की एक परत है अंदर की तरफ, ये रही म्यूकस की परत अंदर की तरफ। और यहीं पर लगे होते हैं सीलिया। क्या लगे होते हैं? सीलिया। यहां इस तरह से लगे होते हैं सीलिया। और ये सीलिया का काम है, जैसे परत है तो इस पे लगे होते हैं सीलिया, और सीलिया का काम है धूल और धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को म्यूकस चिपकाता है और सीलिया इनको कहां फेंक देता है? बाहर, ताकि धूल के कण अंदर फेफड़े में प्रवेश ना कर सके। ये काम भी किसका है? म्यूकस और सीलिया का, जो किस पर लगे हुए हैं? आंतरिक भित्ति। किसकी आंतरिक भित्ति पर लगे हुए हैं? ये श्वास नली या ट्रेकिया की आंतरिक भित्ति पर लगे हैं। और इनका काम एक ही है। क्या काम है? जब हम श्वास लेते हैं तो धूल के कण भी अंदर जाते हैं और साथ ही साथ हमारे उन श्वास या वायु के साथ सूक्ष्म जीव भी फेफड़े में प्रवेश करने वाले होते हैं। तो उनको बाहर निकालने का तरीका है म्यूकस व सीलिया। तो म्यूकस व सीलिया लगे होते हैं इसकी आंतरिक भित्ति पर। समझ में आ गई बात यहां पर?
आगे चले यदि हम, श्वास नली दो भाग में बढ़ जाती है, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनी। क्या नाम दिया इनको हमने? श्वसनी। श्वास नली दो भागों में बढ़ गई, दाएं और बाएं, जिन्हें हमने नाम दिया है श्वसनी। इन्हें क्या कह दिया हमने? श्वसनी। और हमने कल बात भी की थी श्वसनी की। श्वसनी प्राथमिक श्वसनी में बढ़ती है, प्राथमिक द्वितीयक में, और द्वितीयक श्वसनी किस में बढ़ती है? तृतीयक में। कल वो चित्र द्वारा हम सब समझ चुके हैं। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियां बढ़ने के बाद एक पतले पतले ट्यूब निकलते हैं, जिसे हमने अंतस्थ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अंतस्थ श्वसनिका कहा था। उन्हें हमने क्या नाम दिया था? अंतस्थ श्वसनिका। और ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि श्वास नली, श्वसनी, श्वसनी में सब आ गया, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। श्वसनी, श्वास नली, श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व श्वसनिका या अंतस्थ श्वसनिका। सब पर क्या लगे हुए हैं? अपूर्ण उपास्थिल वलय। सभी पर क्या लगी हुई है? अपूर्ण उपास्थिल वलयनी सभी पर लगी होती है, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो और अंतस्थ श्वसनिका हो। ये सब बात हम कल कर चुके हैं, डायग्राम के माध्यम से हमने समझ लिया। तो इन सभी पर क्या लगी हुई है? अपूर्ण उपास्थिल वलय, जिसका आकार है सी आकार। सी आकार की लगी होती है, पूरी नहीं है वलय, यहां से यहां तक है, ऐसे आकार की है, सी आकार की है, पूरी वलय नहीं है, थोड़ी कटी हुई रिंग है। और ये मैंने बताया था, श्वास नली को या श्वसनी को कोलाप्स होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। अंतः श्वसन के समय कोलाप्स होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। चलो आगे अगर हम बात करें यहां से, अगला, अब ये जो हमने कल बात की कि ये जो अंतस्थ श्वसनिका है, ये अंतस्थ श्वसनिका खुलती है जाकर किसमें? कुपिकाओं में, वायु कुपिकाओं में। तो वायु कुपिका के बारे में थोड़ा सा हम यहां समझ लेते हैं। अब वायु कुपिका, को हम अंग्रेजी में कहते हैं एल्वेलाई। अंग्रेजी में क्या नाम दिया है? एल्वेलाई। वायु कुपिकाएं क्या है, इनको समझने जा रहे हैं। कल हमने इनकी बात कर ली थी, आज हम थोड़ा सा यहाँ लिख कर देख रहे हैं, क्योंकि कल हमने सब सारी बातें किससे समझी थी? डायग्राम से। तो ये है, यहां पर पाइप देख लेते हैं, ये अंतस्थ श्वसनिका, इस पर लगी हुई है, ये है डक्ट, और ये है वो गुब्बारा जिसे हमने क्या नाम दिया है? एल्वलाई या वायु कुपिका। और ये अंतस्थ, और ये इसकी डक्ट, और इसे हमने यहां पर क्या नाम दिया है? वायु कुपिका। अगर वायु कुपिका की बात करें तो इसका आकार थैलीनुमा, थैलीनुमा संरचना, अनियमित झिल्ली,
कैसी संरचना है? थैलीनुमा संरचना, बलून जैसी संरचना है। इसकी झिल्ली कैसी है? अनियमित झिल्ली, जो कि श्लेष सल्की उपकला ऊतक से बनी हुई है। किससे निर्मित हुई है? ये सल्की उपकला ऊतक से क्या हुई है? निर्मित हुई है। तो सल्की उपकला ऊतक से नियमित हुई है। इसी कारण ये जो झिल्ली है, मैंने कल भी बताया था, इससे O2 और CO2 का क्या हो सकता है? आदान प्रदान। O2 अंदर आएगी और O2 रक्त में आएगी और CO2 कुपिका में जाएगी। ये आदान प्रदान सल्की उपकला ऊतक के कारण ही संभव हो पाया। पतली झिल्ली है सल्की उपकला ऊतक। आगे बात करें तो ये जो वायु कुपिका है, इसको कहा जाता है फेफड़े की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। फेफड़े की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको नाम दिया है? कुपिका को। क्योंकि फेफड़ा बना हुआ भी किससे है? कुपिका से। ये कुपिका अंतस्थ श्वसनिका, ये वाली है अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका पर ये गुब्बारे के समान संरचना ऐसे लगी होती है जैसे अंगूर का गुच्छा देखा होगा। अंगूर के गुच्छे में एक टहनी के ऊपर कई सारे क्या लगा दिए जाते हैं? अंगूर। वैसा का वैसी ही संरचना यहाँ है। यहाँ वायु कुपिकाएं उस शाखा के ऊपर इसी तरह से जुड़ी होती जैसे अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे होते हैं। तो ये फेफड़े की संरचना भी बनाती है और फेफड़े में जितना काम चलता है वो सारा काम, कार्यात्मक इकाई इसलिए कहा है क्योंकि सारा काम फेफड़े का कौन करता है? कुपिका। क्योंकि कुपिका ही जब वायु अंदर आती है तो ये गुब्बारे की तरह फैलती है, जब वायु बाहर जाती है निश्वासन में तो ये वापस सिकुड़ जाती है। सारा काम कौन करेगी? वायु कुपिका। इसीलिए इसे फेफड़े की क्या बोला है? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। अब वायु कुपिका के बाद में अगर हम बात करें, अगली हमारी जो संरचना है यहां से वो आती है फेफड़ा। अगली हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? फेफड़ा। लंग्स। चलो फेफड़े की परिभाषा देख लेते हैं। क्या है फेफड़ा? एक जोड़ी फेफड़े की संख्या की बात करें तो कितने होंगे? एक जोड़ी। दो फेफड़े होंगे जैसा हमने चित्र में देखा है। फेफड़ों की संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी। संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी फेफड़े होंगे। संख्या में फेफड़े कितने होंगे? एक जोड़ी। आगे बात करें तो फेफड़े का निर्माण करता है श्वसनी श्वसनिका व कुपिका कुपिकाओं का जाल। फेफड़े का निर्माण करता है। तो फेफड़े का निर्माण कौन कौन करेंगे? श्वसनी, श्वसनिका, कुपिकाओं का जाल। किसका निर्माण करेंगे? फेफड़े का। थोड़ा सा फेफड़े की संरचना को हम चित्र के माध्यम से समझे, एनसीईआरटी के चित्र के माध्यम से। चलो एनसीईआरटी के चित्र में यदि हम चलें, यहां से हम फेफड़े की संरचना पे चलेंगे। ये देखते हैं फेफड़े की संरचना।
यहां पर जो मैंने लिखा है उसी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है संख्या में फेफड़ों की संख्या कितनी है, 2। एक ये और दूसरा ये, 2 फेफड़े हैं हमारे पास, एक जोड़ी फेफड़ा उपस्थित है मनुष्य में। और फेफड़े का निर्माण करती है ये वाली जो है, इसे हमने क्या कहा है, श्वसनी। श्वसनी जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियों का जाल। दूसरा यहां पर श्वसनिका, ये आना चाहिए यहां पर श्वसनिका, श्वसनिका का जाल। पतली पतली पाइपें हैं जिन्हें क्या कहा है, श्वसनिका और श्वसनिकाओं का जाल। और तीसरा है कुपिका, कुपिकाओं का जाल। 3 संरचनाओं के जाल जो हैं, कौन कौन से 3 संरचनाएं हैं, श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका। इन सब के जाल से ही क्या निर्मित होता है, फेफड़ा। क्या निर्मित होने वाला है, फेफड़ा। और फेफड़े की अगर हम बात करें तो फेफड़ा 2 झिल्लियों से घिरा होता है। बाहर की और अंदर की झिल्लियों को नाम दिया है फुफ्फुसावर्णी झिल्ली। क्या नाम दिया है, फुफ्फुसावर्णी झिल्ली, जिनसे फेफड़ा क्या है, घिरा हुआ। और फेफड़े की दोनों झिल्लियों के बीच भरा हुआ द्रव्य का क्या नाम दिया है, फुफ्फुसावर्णी द्रव्य। और इस द्रव्य का काम है घर्षण को कम करना। फुफ्फुसावर्णी द्रव जो है, इसका काम है घर्षण को कम करना। कि सर यहां घर्षण की क्या जरूरत है, यहां घर्षण इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि फेफड़े में वायु जाएगी तो फेफड़ा फैलेगा, वायु बाहर जाएगी तो फेफड़ा वापस से सिकुड़ेगा। तो फेफड़े में लगातार संकुचन और शिथिलन हो रहे हैं और गति होती है तो क्या होता है, घर्षण। इसलिए घर्षण से बचने के लिए यहाँ पर एक द्रव लगाया गया है जिसे नाम दिया है फुफ्फुसा आवरणी द्रव्य, ये इसको नाम दिया है। अब यदि बात करें हम कि फेफड़ा जो है, ये फेफड़ा किन किन परतों से घिरा हुआ है, वक्ष गुहा का निर्माण करता है। फेफड़ा किसका निर्माण करता है, वक्ष गुहा का। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ डायग्राम में आएंगे। अगली स्लाइड पे चलें। फेफड़ा वक्ष में स्थित है। कौन से रीजन में स्थित है, वक्ष रीजन में या थोरैक्स रीजन में स्थित है। और फेफड़ा किससे घिरा हुआ है, अभी पढ़ा हमने, फुफ्फुसावरण झिल्ली। फुफ्फुसावरणी झिल्ली जो कि कैसी है, दोहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली से घिरा होता है। और इनके बीच जो द्रव मिलता है उसको फुफ्फुसावरणी क्या कहा जाता है, द्रव कहा जाता है, जो किससे बचाता है, घर्षण से हमको क्या करता है, बचाता है। फुफ्फुसावरणी द्रव किससे बचाता है, घर्षण से बचाता है। और अगर बात करें फेफड़े की, तो फेफड़ा वक्ष रोधी, वक्ष में वायु रोधी कक्ष का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, वायु रोधी कक्ष का निर्माण करता है। वायु रोधी कक्ष का क्या मतलब है, एयर टाइट कक्ष, मतलब उसमें हवा ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ऐसा एक कक्ष का निर्माण करेगा। और जब कक्ष का निर्माण करेगा, एक कमरा बना रहा है तो कमरे में एयर टाइट अगर कमरा बना रहा है तो ऊपर छत, नीचे फ्लोर, चारों तरफ क्या आना चाहिए, दीवार, तभी तो ऐसा वायुरोधी कक्ष बनेगा। तो क्या फेफड़ा चारों तरफ से इसी तरह से पैक हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। उसी को हम चारों तरफ से यहाँ बता रहा हूं मैं, किस किस से पैक है। तो ऊपर की तरफ से ऊपर पृष्ठ सतह,
अधर सतह और नीचे सतह, ऊपर की भी सतह ही ले लो। चारों तरफ से ऊपर से ये घिरा हुआ है क्लेविकल अस्थि द्वारा। क्लेविकल अस्थि या जिसे कॉलर अस्थि भी कहा जाता है, कॉलर बोन। ये वाली हमारी जहां कॉलर लगी हुई है, कॉलर अस्थि, इस अस्थि से ऊपर से पेक है। पृष्ठ सतह पर मतलब पीछे, पीछे जो है हमारे आ जाती है कशेरुकी की। पीछे की सतह पर क्या आ गई है, कशेरुकी की। पीछे की सतह पर क्या है, कशेरुकी की वर्टिबल कॉलम। अधर सतह पर क्या है, स्टर्नम उरोस्त। अधर सतह पर सामने की तरफ यह जो हड्डी है इसे क्या कहा है, उरोस्त या स्टर्नम। पार्श्व सतह, एक पहले पार्श्व सतह ले लें फिर हम नीचे की सतह पे चलेंगे। पार्श्व सतह, यहां आ जाते हैं पार्श्व सतह और फिर नीचे की सतह। तो पार्श्व सतह पर यहां है पसलियां और नीचे से है गुंबजाकार डायाफ्राम। साइड में लगी हुई है पसलियां, ये यहां पर लगी हुई है दोनों तरफ, ये चारों तरफ से इसको किसने घेर रखा है, पसलियों ने। तो पार्श्व सतह पर पसलियां हैं और नीचे से डोम शेप्ड क्या है, डायाफ्राम। तो इसको चलो थोड़ा सा डायग्राम से समझ लें, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ये देखते हैं ऊपर से यहां से ये घिरा हुआ है, ऊपर से यहां से घिरा हुआ है, किसके द्वारा घिरा हुआ है, कॉलर अस्थि। ऊपर से क्या आ गई है, कॉलर अस्थि। पीछे की तरफ इसके क्या है, वर्टिबल कॉलम कशेरुकी। पार्श्व दिशा में देखो ये कटी हुई आखिरी छोर किसका है, पसली का। पार्श्व दिशा में क्या है, पसली। और नीचे की तरफ ये क्या आ गया है, डोम गुंबजाकार क्या लग गया है, डायाफ्राम। इस चारों तरफ से ये क्या कर गया है, घिरा हुआ है और ये बना रहा है वायु रोधी कक्ष। क्या निर्मित कर रहा है, वायु रोधी कक्ष एक निर्माण कर रहा है। और एयर टाइट वायु रोधी कक्ष अगर निर्मित कर रहा है तो ये आवश्यक है श्वसन के लिए वायु को अंदर खींचना और वायु को कहां ले जाना, बाहर। तो वायु को अंदर ले जाना और वायु को बाहर ले जाना दोनों के लिए क्या है, ये आवश्यक। वायु को अंदर ले जाने के लिए भी और वायु को बाहर ले जाने के लिए भी क्या है, आवश्यक। तो यहां पर वायु रोधी कक्ष का क्या महत्व है उसको अब हम यहां से आगे समझने जा रहे हैं। ये जो वक्ष आयतन है, समानुपाती है फेफड़े के आयतन। मतलब सीधी बात करें, वक्ष के आयतन में परिवर्तन वक्ष के आयतन में परिवर्तन फेफड़े के आयतन में परिवर्तन लाता है। अगर वक्ष के आयतन में कोई परिवर्तन आया तो वही परिवर्तन किस में आएगा, फेफड़े के आयतन में। यही इसका महत्व है कि वक्ष का आयतन समानुपाती होता है फेफड़े के आयतन में। अगर वक्ष का आयतन बढ़ जाता है तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है।
वक्ष का आयतन घट जाता है तो फेफड़े का आयतन भी घट जाता है, क्योंकि वक्ष के आयतन जो है वो सीधा प्रभाव किस पर डालेगा, फेफड़े के आयतन पर। तो वक्ष का आयतन सीधा सीधा प्रभाव किस पर डालेगा, फेफड़े के आयतन पर। इसलिए तो इस वक्ष को बनाया गया है वायुरोधी कक्ष, इसमें निर्मित किया गया है वायुरोधी कक्ष में। तो वायुरोधी कक्ष का सीधा मतलब यहां पर वही है कि इसमें हवा ना आ सकती, बाहर से ना जा सकती। तो मान लो एक व्यक्ति को एक रॉड डाल दी वक्ष रीजन में, एक रोड अंदर डाल दी वक्ष रीजन में, तो क्या वो व्यक्ति जिंदा रह पाएगा, जीवित रह पाएगा? नहीं, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर रॉड डाल दी है तो उसे पंचर कर दिया है वायुरोधी कक्ष को, इस वायुरोधी कक्ष को क्या कर दिया है, पंचर। और अगर पंचर कर दिया है तो वही जैसे ट्यूब या टायर को अगर हम पंचर कर दे, कील चुबो दे, तो धीरे धीरे करके हवा निकल जाएगी। वैसे वायुरोधी कक्ष का जो है वो वायुरोधी कक्ष नहीं रह जाएगा, एयर टाइट नहीं रह जाएगा, और उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। उसी व्यक्ति को यदि पेट में रॉड चुभाई जाए तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो वायुरोधी कक्ष नहीं है। और यहाँ पर वायुरोधी क्या है, कक्ष। ये ध्यान रखना, वक्ष रीजन कैसा है, वायुरोधी कक्ष। तो ये सारी की सारी बातें हमने किससे संबंधित की है, फेफड़े से। चलो अब अगर हम यहाँ बात करें कि ये सारी जितनी बातें हमने यहाँ से पढ़ी है ये एनसीईआरटी में वैसी की वैसी लाइन है या नहीं है, तो चलो एनसीईआरटी को एक बार हम टेली कर लें, फिर आगे चलेंगे श्वसन के चरण। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, श्वसन के चरण। उससे पहले हम एनसीईआरटी से टेली कर लेते हैं इसको। यहां तक हम देख चुके थे। देखो यहां तक हम देख चुके थे श्वास नली, यहां तक हम देख ही चुके थे, बता दिया था। श्वास नली, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वास नली, प्रारंभिक श्वसनिका अपूर्ण उपास्थिल वलयों से क्या है, आलंबित। आलंबित मतलब ढकी हुई है, ये सब हम पढ़ी चुके हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी अनियमित भित्ति युक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, कुपिकाओं में खुलती है। एल्वलाई अभी पढ़ा हमने, अनियमित झिल्ली से बनी है, जिन्हें हमने नाम दिया है वायु कुपिका, एल्वलाई। श्वसनिकाओं कुपिकाओं का साखित जाल अभी देखा हमने, क्या निर्मित करता है, फेफड़े का क्या करता है, निर्माण। वही की वही बातें सारी आएगी यहाँ पर। कितने फेफड़े हमारे पास, 2 फेफड़े हैं जो द्विस्तरीय फुफ्फुसा आवरणी प्लूरा मेम्ब्रेन से ढके रहते हैं, जिनके बीच फुफ्फुसा आवरणी क्या भरा हुआ है, द्रव। और ये किससे बचाता है, घर्षण को कम करता है। बाहरी फुफ्फुसा आवरणी परत जो है वो किससे, वक्ष से के संपर्क में होगी, और अंदर वाली जो है आंतरिक सतह जो होगी वो फेफड़े की सतह से क्या होगी, संपर्क। बस ये यहाँ पर लाइन थी एनसीईआरटी की। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। एक टॉपिक जो हमने कल देखा था, चालन भाग। एक चालन भाग है और दूसरा श्वसन भाग, जिसकी बात मैंने कल भी की थी। यहाँ पर इस श्वसन तंत्र में 2 भाग हैं, एक चालन भाग और दूसरा क्या है, श्वसन भाग या विनिमय भाग। तो अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी कर रही है वही बात कर रही है कल, जिसको मैंने डायग्राम से समझाया था आपको। बाह्य नासा द्वार से लगाकर रंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग क्या कहलाता है, चालन भाग, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। जबकि कुपिकाओं और उनकी नलिकाएं, कुपिकाएं एल्वेलाई और उनकी डक्ट क्या कहलाती है, श्वसन तंत्र का श्वसन भाग या विनिमय भाग कहलाता है। जैसा मैं बता चुका हूं, यहाँ पर O2 CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान। और जो चालन भाग है वो ऑक्सीजन को कहाँ लाएगा, शरीर के अंदर, CO2 को कहाँ ले जाएगा, शरीर से बाहर। ये बता ही चुका हूं मैं।
चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचरित करता है, बाहरी कणों से मुक्त करता है, धूल के कणों से, बताया था मैंने, आर्द्र बनाएगा, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है, तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित, तापमान तक लाता है। विनिमय भाग, दूसरा भाग, ये पहला भाग था चालन भाग, और ये दूसरा भाग कौन सा है, विनिमय भाग। आदान प्रदान की इकाई है, O2 और CO2 के बीच क्या करता है, विसरण स्थल निर्मित करता है। कुपिकाओं में O2 CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान, जैसा मैं बता चुका हूं कल चित्र के माध्यम से आपको, ठीक है। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित है, अभी बताया मैंने, एक वायुरोधी कक्ष बनाता है, ये भी मैंने अभी बताया आपको। वक्ष गुहा पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड, अधर भाग में उरोस्ती, पार्श्व में पसलियां और नीचे की तरफ गुंबदाकार डायफ्राग्म द्वारा बनता है। ये वायुरोधी कक्ष कैसे बनता, अभी अभी मैंने सारी बातें डायग्राम से समझे आपको। वक्ष में फेफड़े की शारीरिक व्यवस्था ऐसी है कि वक्ष गुहा के आयतन में, अभी मैंने बताया, कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा। मतलब वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो कहाँ जाएगा, फेफड़े की गुहा के आयतन में चला जाएगा, परिवर्तन आएगा। मैंने अभी जैसा फार्मूले से बताया आपको। और ऐसी संरचनाएं किसके लिए आवश्यक है, श्वसन के लिए व्यवस्थाएं क्या है, आवश्यक। ये सब व्यवस्थाएं किसके लिए आवश्यक है, श्वसन के लिए क्या है, आवश्यक। तो ये सारी व्यवस्थाएं श्वसन के लिए आवश्यक है। और इसके बाद ये वही चित्र, ये फिर वो डायग्राम जो हम पहले समझ चुके हैं, इस डायग्राम को। अब श्वसन के चरण देख रहे हैं, श्वसन के क्या देख रहे हैं, चरण। तो श्वसन के 5 चरण है जिनको हम अब यहां से समझेंगे। अगला हमारा है श्वसन के चरण, पहला टॉपिक। पहला यहां पर श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन द्वारा वायुमंडलीय वायु को शरीर में लेना व कुपिकाओं की वायु को, CO2 को, वायु नहीं, CO2 को बाहर निकालना। ये पहला चरण है। दूसरा चरण, कुपिकाओं द्वारा गैसों का विनिमय, इसका O2 व CO2 रक्त द्वारा परिवहन। चौथा, रक्त व ऊतक के बीच
O2 व CO2 का आदान प्रदान। तो आखिरी चरण है कोशिका द्वारा O2 से अपचायित क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। चलो अब एक एक करके, ये 5 चरण है, ये श्वसन के चरण है 5। इन पांचों चरणों को अब हम समझेंगे एक एक करके कि क्या है ये चरण। तो सबसे पहला चरण है कि जो वातावरण में यहां समझते हैं चित्र से, जब चीजें स्पष्ट होगी आप, ये नाक से श्वास को लिया गया, यहां से श्वास नली में गई और यहां से फेफड़े में गई। अब मैं पाठ बताऊंगा पूरा क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ ये कोशिका, ये पांचों चरण इसी से समझेंगे हम, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। चलो पहला चरण अगर हम चले यहां पर से, तो वातावरण में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन या वायु। और इस वायु को कहाँ लेना है? इस ऑक्सीजन को कहां तक ले जाना है? फेफड़े तक। किसको ले जाना है? ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से कहां फेंकना है? बाहर। यह प्रक्रिया कौन सी है? पहली प्रक्रिया, पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला, ये वाला। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन द्वारा वायुमंडलीय वायु को शरीर में लेना और कुपिकाओं की CO2 को कहां फेंकना? शरीर से बाहर। यह पहला चरण है। दूसरा चरण है कुपिकाओं द्वारा गैसों का क्या हो रहा है? विनिमय। ये अगला चरण देखते हैं यहाँ पर। अब ये फेफड़ा आ गया, फेफड़े में ये क्या है? एल्वलाई। ये फेफड़े में लगी यहाँ पर है एल्वलाई, और इस एल्वलाई के अंदर भरी है यहाँ पर O2, और इधर भरा हुआ है रक्त में क्या आई है? CO2। तो CO2 का कहाँ जाएगी? एल्वलाई में, और O2 कहाँ आएगी? रक्त में। इन दोनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान यहाँ पर। यह दूसरा चरण है। ये कौन करता है? कुपिका। कौन करेगी? कुपिकाओं द्वारा गैसों का क्या हो रहा है? विनिमय। O2 CO2 का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। तीसरा चरण जो है देखो यहां से, इस O2 वाले रक्त को लेकर जाया जाएगा हृदय में, और हृदय इस रक्त को लेकर कहां जाएगा? कोशिका तक। कहां तक लेके जाएगा? कोशिका तक। ये कौन सा चरण? ये दूसरा चरण था। अब ये ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तीसरा चरण। ये तीसरा चरण, रक्त द्वारा परिवहन गैसों का। O2 CO2 का क्या होगा? परिवहन। चौथा चरण, रक्त और ऊतक के बीच O2 CO2 का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। अब यहां आ गया रक्त लेकर। अब यह कोशिका में भरी हुई है CO2 और रक्त में आई है O2। तो ये यहां पर CO2 जाएगी, फिर रक्त में, और O2 आएगी किसमें? कोशिका में। ये रक्त और कोशिका के बीच क्या होगा? आदान प्रदान O2 CO2 का। ये चरण कौन सा है? चौथा चरण। और आखिरी चरण जो बताया है इसमें, वो आखिरी चरण है कि ये कोशिका इस O2 की मदद से प्लस ग्लूकोज की मदद से क्या उत्पन्न करती है? ऊर्जा। और साथ ही साथ कौन सी गैस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा चरण हो गया? पांचवा। और ये टोटल बेटा 5 चरण हो गए यहां पर श्वसन के। पहला चरण, फेफड़े में
वायुमंडल से O2 को लेना और फेफड़े एल्वेलाई में उपस्थित कुपिकाओं उपस्थित CO2 को कहां फेंकना, बाहर। दूसरा चरण, कुपिकाओं में अब जो O2 आई है वो रक्त में जाएगी और CO2 रक्त की कहां आएगी, कुपिकाओं में, आदान प्रदान O2 CO2 का। तीसरा चरण, ये रक्त इसको लेकर जाएगा हृदय में और हृदय से कहां लेकर जाएगा, कोशिका तक, तीसरा चरण। और चौथा चरण, ये जो रक्त में O2 है ये जाएगी कोशिका में और कोशिका की CO2 कहां आएगी, रक्त में, चौथा चरण। और पांचवा चरण, कोशिका इस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सहायता से क्या मुक्त करेगी, ऊर्जा, और साथ ही साथ क्या बनाएगी, CO2। ये कुल चरण कितने हो गए, 5। और यही चरण आपको इस एनसीईआरटी में दिखाई देंगे, यहाँ दिख रहे हैं पांचों चरण, यही ये 5 चरण। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 भरपूर कुपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कुपिका झिल्ली के द्वारा O2 CO2 का विसरण, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, रुधिर ऊतक के बीच O2 CO2 का विनिमय, और वही उपापचयी क्रियाओं के लिए कोशिका द्वारा O2 का उपयोग, ऊर्जा मुक्त करना, उपयोग और फलस्वरूप CO2 उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की क्रिया विधि अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी, सभी को लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस फाइटर बैच के साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू सभी को।